बोला सर डीयू का मैं फर्स्ट पर्सन बनूंगा जो एवरेस्ट क्लाइंब करूंगा और प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग में आऊंगा, उसकी बात करते हैं कि 2018 में जब मैं एवरेस्ट क्लाइंब करने जा रहा था तो की फ्लैग ऑफ बाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सर। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इंडिया को इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन जब मुझे एवरेस्ट जाना था मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। 6 सेमेस्टर का एग्जाम था 2015 में, मतलब मैं 2015 में ग्रेजुएट हो जाता, मैं छोड़ दिया। जो माउंटेनियर होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, उनकी कमाई किस तरीके से होती है और कितने। एक ऐसा भी समय था कि कभी मकान मालिक को किराया देने के लिए रायपुर में मेरे पास पैसे नहीं थे। और एक ऐसा भी समय आया कि मैं 1 घंटे के 4 लाख रुपए चार्ज भी किया हूँ। ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं इस मीडिया पे कर रहा हूँ। मेरे अंदर से पहली बार डर महसूस हुआ, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक्सीडेंट बहुत देखे हैं माउंटेनियरिंग में। पहली बार खुद के साथ हुआ और इस लेवल पे हुआ। क्या हुआ था अगर आप बताना। स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था मुझे, क्योंकि ये क्रैक था मेरा। क्योंकि उनको इनसिक्योर था अगर मैं कोई गलत स्टेप लिया तो शायद मेरी जान भी जा सकती। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 22-23 साल के लड़के के लिए कितने लोग काम करते हैं, अगर आप उससे पूछेंगे टाइम पे 35 लोग काम करते हैं। और आज मेरे पास 100 लोगों की वॉलंटियर टीम है। और ये ऑनर की बात है कि जिस इंडियन फ्लैग को मैं राष्ट्रपति भवन से फ्लैग ऑफ लेने के बाद जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर जब मैं उसको फहराया, वही फ्लैग अभी राष्ट्रपति भवन का शोभा दे रहा है। सरकार की तरफ से मुझे जो सपोर्ट मिला, छत्तीसगढ़ सरकार का उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एक हेलीकॉप्टर मिला हुआ था, मतलब एज ए टीम लीडर। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रेट इंडिया फाइल्स में और मैं हूं आपके साथ सुधांशु गौड़। और एक बार फिर से आपको ले चलते हैं अपने पॉडकास्ट की सीरीज इनसाइट्स में। और इस बार आपका तारुफ कराते हैं एक माउंटेनियर से, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। जानेंगे उनकी पूरी किस्से कहानियां कि उन्होंने किस उम्र से शुरुआत की और आजकल वो क्या कर रहे हैं। स्वागत है राहुल जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। राहुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि हम सबके जीवन में तारीखों का बड़ा महत्व है। जाहिर सी बात है आपके जीवन में भी तारीखों का महत्व होगा, लेकिन 14 मई साल 2018 सुबह 7:20 आपके लिए कितना महत्व रखता है? मेरे लिए वो ऐसा डेट है वो, जैसे हर दिन मैं मतलब हर साल जन्मदिन मनाता हूँ, तो वो मेरा पुनर्जन्म 14 मई 2018। उस दिन मैं पर्सनली अपने आप को एक जगह पर स्टेब्लिश किया और एक मुझे लगा कि ये मेरा एक नया जन्म हुआ है। तो उस दिन को मैं अपने बर्थडे से ज़्यादा सेलिब्रेट करता हूँ। जाहिर सी बात है वो करने वाला, इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया। हम आजकल अगर हम देखें तो 24, 25, 26 साल तक युवा यही नहीं तय कर पाते कि उनको करना क्या है। लेकिन आपने 23 साल की उम्र में 8,000 से ऊपर जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, वो फतेह कर ली। क्या बचपन से ही पहाड़ चढ़ने लग गए थे क्या? 23 साल की उम्र में आपने माउंट एवरेस्ट, जो लोग 30-30, 32-32 सालों में कर पाते हैं। माउंटेनियरिंग मेरे लाइफ के सिलेबस में नहीं था। वो तो इत्तेफाकन मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से निकला दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। और ये तो पता था कि आईएएस बनने आया है, क्योंकि डीयू में यही कल्चर रहता है। यहाँ आने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आई कि आईएएस बनना दुनिया का सबसे आसान काम है। सबसे टफेस्ट काम है अपने आप को पहचानना, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना, कि मैं 50 साल क्या करूंगा जिसमें मैं खुश रहूं। तो मैं एनसीसी ज्वाइन किया हुआ था। ऐसे कुछ चीजें, ऐसे इंसिडेंट्स हुई तो मुझे लगा कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता हूँ। बस जर्नी वो 18.5 साल के लड़के से शुरू होती है। आपने कहा कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मुझे लगा कि पहाड़ चढ़ना चाहिए। कुछ इंसिडेंट्स अगर आप बताना चाहें। मैं किरोड़ीमल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छा पढ़ने में था, आज भी हूँ। सो सेंट स्टीफेंस कॉलेज हमारा राइवल कॉलेज है। डीयू के ये टॉप हाँ। कॉलेज है, 19-20 का ही फर्क होता है। तो वहाँ के कॉलेज में एडवेंचर क्लब था, हाइकिंग क्लब सेंट स्टीफेंस बोलते हैं। और हमारे यहाँ तो एनसीसी बहुत फेमस है। हमारे यहाँ एडवेंचर क्लब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं पहली बार नाम सुना, हाइकिंग क्लब, पहाड़ वहाड़ चढ़ने को मिलेगा। अक्सर हम लोग मतलब डिस्कवरी में बेयर गर्ल्स से सबको देखते थे। लगा कि यार इसको ज्वाइन करने से ना कुछ नया चीज मिलेगा। मतलब एनसीसी से मुझे छुटकारा पाना था, इसलिए क्योंकि फिजिकल वर्कआउट करना मतलब एक होता है ना टॉर्चर की तरह। घर वाले बोले एनसीसी ज्वाइन करो, इंडियन आर्मी के लिए काम आएगा। मैं कुछ करना और चाहता था। सो स्टीफेंस कॉलेज के बच्चे हमारे किरोड़ीमल कॉलेज में आते थे एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। तो एक दिन मैं देखा उनके स्वेट सेट में लिखा हुआ था स्टीफेंस कॉलेज हाइकिंग क्लब। मैं उनसे पूछा तो बोले हाँ रजिस्ट्रेशन ओपन चल रहा है, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो। वो भी फर्स्ट ईयर के थे, मैं भी फर्स्ट ईयर का। और जब इंसिडेंस ऐसा हुआ कि जब मैं उनके कॉलेज में गया तो मैं भी आधा 1 घंटा वेट किया, फॉर्म भरा, सब कुछ था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ सिर्फ स्टीफेंस के बच्चे अलाउड हैं। और दो कॉलेज का जो राइवली जो वो होता है मतलब स्टेप, वो हमको पता नहीं था, फर्स्ट ईयर में थे। एडवेंचर क्लब में जब मेरा इंटरव्यू का बारी आया तो उन्होंने मुझे ये कहा आउटसाइडर्स नॉट अलाउ स्पेशली फॉर किरोड़ीमल किरोड़ीमल कॉलेज कॉलेज। बॉयज। और सेंट स्टीफेंस के कॉलेज के बाहर में हिंदू और किरोड़ीमल कॉलेज के लिए लिखा रहता है डॉग्स आर नॉट अलाउड। किरोड़ीमल कॉलेज एंड हिंदू कॉलेज के हमेशा बारे में लिखा रहता है। ये मुझे बाद में समझ में आई।
और मैं वहां से सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे मैं आया कि टॉपर आदमी ऐसे कैसे मेरे को कोई कह सकता है, रिस्पेक्ट से भी तो बोल सकते थे। और हम छत्तीसगढ़ बैकग्राउंड से बहुत सिंपल सरल व्यक्ति है वहाँ के। तो मुझे समझ में आ गया था, मैं वापस आया, मैं बोला एडवेंचर क्लब खोलना है। मतलब ये कौन सी बात है कि ये एडवेंचर किरोड़ीमल क्लब। कॉलेज में जब आप यस। वापस आए तो प्रिंसिपल सर से बात की, इनसे बात किया, तो बोले कि भाई स्कूल नहीं है कि तुम जिद करोगे खुल कुछ जाएगा। हो जाएगा। मैं बोला सर क्या कर सकता हूँ कि एडवेंचर क्लब खुलेगा। तो वो मजाक मजाक के प्रिंसिपल एसपी गुप्ता सर थे, उन्होंने एक ही बात कहा कि देखो ऐसा है बेटा, एवरेस्ट चढ़ जाओ खुल जाएगा। जब अमिताभ बच्चन के नाम पे यहाँ का ऑडिटोरियम नहीं हो तो एडवेंचर क्लब कौन सा तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। बस वो बात लग गई थी। तो मैं बोला सर एडवेंचर डीयू का मैं फर्स्ट पर्सन बनूंगा जो एवरेस्ट क्लाइम करूंगा, और प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग में आऊंगा, उसकी बात करते हैं। फिर वहां से जर्नी शुरू हुई। पढ़ने वाला ब्रेन को मैंने अपने लैपटॉप में पूरे रिसर्च के लिए लगाया, और लगभग 6 महीने का रिसर्च किया। इस दौरान मैं एनसीसी, कॉलेज, हॉस्टल सब जगह से गायब रहता था, बस सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा था, चीजों को आइडेंटिफाई कर रहा था। जर्नी वहीं शुरू हो गई थी जिस दिन सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। और वो डेट भी मुझे बहुत स्पेसिफिक याद है, 25 सितंबर 2012। मतलब तारीखों का आपके जीवन में बड़ा पाला पड़ा हुआ है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आए थे तो तारीख बहुत अच्छे से याद रहते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप ड्यू के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पहले एवरेस्ट चढ़ने वाले हो। जी। छत्तीसगढ़ एक बड़ा छोटा सा राज्य, मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो वहां ऐसा तो है नहीं आपको आसानी से कुछ कर लेने दिया हो, क्योंकि ये समाज हमारा ऐसा है कि कोई अगर 4 कदम आगे बढ़ना चाहता तो उसको समाज पीछे खींचता है। वहां का कुछ आपका एक्सपीरियंस ऐसा है कि कुछ रहा हो? अभी तक लोगों को ये डाउट होता है कि ये लड़का आगे बढ़ कैसे रहा है। ना तो ये अंबिकापुर में रहता, ना रायपुर में रहता है, ना रहता है कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, रसिया भी जाता है, माउंटेन क्लाइंबिंग करके आता है, दिल्ली में रहता है, गुड़गांव में रहता है, रहता कहाँ है। एक क्यूरोसिटी। दूसरी चीज ये है कि लोग हमेशा ये पता करना चाहते हैं, उनको सक्सेस मैटर नहीं करता, उनको इस बात की तकलीफ है कई लोगों को कि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट से एक्सपोजर कैसे मिल गया। हाँ। मेरा कंसर्न ये था कि छोटा स्टेट है लेकिन सपोर्ट में करने वाले कई लोग हैं जो सपोर्ट किए हैं। कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई पॉलिटिशियंस हैं, इवन कई लोग भी हैं जो स्पॉन्सरशिप किए हैं। और स्पॉन्सरशिप का वर्ड पहली बार शायद छत्तीसगढ़ में जब मैं माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए स्टार्ट किया था, तो महिंद्रा ट्रैक्टर के शोरूम के सतीश मिश्रा सर हैं, उन्होंने पहला स्पॉन्सरशिप दिया था ये 11,000 सतीश मिश्रा कहाँ, छत्तीसगढ़? ये हाँ, छत्तीसगढ़ में। तो मुझे वो बात याद था, 11,000 रुपए जब पहली बार स्पॉन्सरशिप मिला था महिंद्रा के ट्रैक्टर कंपनी के द्वारा, तो वो उनका डीलरशिप का था। तो मैं एक दिन कहा था सर मैं आपका रेट जरूर पे करूंगा, तो वो हंस के बोले थे पहले तुम जीवन में आगे बढ़ो। एक गनीमत की बात बताता हूँ, बड़ी अच्छी इंसिडेंस है। 2018 में मैंने एवरेस्ट पे महिंद्रा को भी रिप्रेजेंट किया, और मैं थैंक यू नोट्स के साथ मैंने आनंद महिंद्रा सर को कहा कि सर अगर आपके ऐसे डीलर अगर होंगे तो सर देश काफी तरक्की करेगा और महिंद्रा भी तरक्की करेगा। और वो मेरा वो 11,000 को रीपे करने का तरीका था। तो मैं इन दौरान जो सीखा, और हर एक चीज को मुझे प्रोफेशनल पीआर भी सीखनी पड़ी, अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए मुझे अपनी ब्रांडिंग भी सीखनी पड़ी। हर वो चीज सीखना पड़ा क्योंकि मुझे कुछ सिखाने वाला बताने वाला नहीं था। तो अब हम लोग तो जेनजी के जनरेशन के एक जनरेशन पहले वाले लोग हैं, हमको सही टाइम पे लैपटॉप मिला, सही टाइम पे हमको सोशल मीडिया मिला, बस उसका इस्तेमाल किया। फिर मीडिया के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया, और जब मैं अपने टास्क को पूरा करते गया, माउंटेनियरिंग कोर्स को पूरा करते गया, तो मेरा करियर भी चल गया। फिर कई ऐसे लोग थे जो डायरेक्शन को समझे कि लड़के का एक विजन है, और ये एक आपने बड़ा अच्छा विजनरी वॉइस करके ये कोटेशन भी यहाँ पर एक दिख रहा है। सो मैंने उस चीज को, आइडियोलॉजी को मैं कन्वर्ट किया कि मैं एवरेस्ट चढ़ेगा, और मेरे साथ साथ छत्तीसगढ़ और इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर टूरिज्म का एक नया रास्ता खोलूंगा। क्योंकि मैंने अपने प्रोफेसर को कहा था कि सर सिविल सर्विसेज अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो उसकी कंपेयर में मैं 100 टाइम्स मच बेटर वर्क करूंगा एक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। और सर उस दिन मैं कहूंगा कि मैं सही किया था कि मैं आईएएस का एग्जाम छोड़कर मैं बहुत कुछ किया है जीवन में। आपने भी स्पॉन्सरशिप की बात की, और खेलों में हम देखते हैं कि जर्सी पहनते तो यहाँ उस कंपनी का नाम लिखा होता है, पीछे लिखा होता है। माउंटेनियर्स किस तरीके से, जैसे ऐसा तो नहीं कोई कंपनी किसी पे पैसा लगा रही तो वो अपना फायदा नहीं देखती होगी, मैं टेक्निकली समझना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से स्पॉन्सरशिप आप लोग उसका वो करते हैं। स्टार्टिंग में तो छोटा सा माउंटेन क्लाइंब करना था, लगभग 1,00,000-1.5 लाख रुपए का खर्चा था। 2012-13 की बात है। तो मेरी डीएम ने सपोर्ट किया था, रितु सेन मैम 2003 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा कि ये लड़का कुछ करना चाहता है, उन्होंने सपोर्ट किया। और वो ये भी कहें कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार तुमको सपोर्ट करती है तो सिर्फ तुम ही एवरेस्ट नहीं चढ़ रहे हो, यहाँ के 3 करोड़ जनसंख्या जो जनता है और कई युवाओं को उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो एक बात याद रखना, शुरुआत तुमसे हो रही है क्योंकि तुम्हारा पर्सनल गोल है, लेकिन एक दिन ये स्टेट से नेशन बन जाएगा। इस पे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है
कि 2018 में जब मैं एवरेस्ट क्लाइम करने जा रहा था, तो बार बार आप जो 14 मई 2018 को रिकॉल करा रहे हैं, तो मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि फ्लैग ऑफ बाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रामनाथ सर। कोविंद। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऐसा इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो लॉन्ग टर्म जो जर्नी था, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हुआ। और स्पॉन्सरशिप वाली जो जर्नी है, काफी हर्डल्स हैं, आज भी प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन अब एक एक्सपीरियंस के बाद हमको पता चल गया कि किस जगह को टारगेट करना है, किधर नहीं करना है। आप ये जब अनुभव हो जाता तो पता चल जाता है कि किधर क्या चोट करनी, किधर नहीं करनी। हाँ, ये एफर्ट्स उतना ही करते हैं जितना जरूरत है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, राहुल जी भी एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट जैसे दुनिया की, ऐसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ के आए। उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा, क्या रहा पूरी प्रोसेस, क्योंकि कई सालों बाद ये मौका आया जो इस तरीके से आपने पहाड़ पे ऊंची चढ़ाई की। कुछ एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हर बार यूनिक रहता है कोई ना कोई एक्सपेडिशन, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था, तो मैं अपने एजुकेशन को अपने किसी भी काम में मैं लाता ही हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मुझे ऑस्ट्रेलिया क्लाइंबिंग करने जाना था माउंटेनियरिंग के लिए, तो अब अपने टीम के साथ मैं डिसाइड किया, दोस्तों देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन टीम विंटर एक्सपेडिशन लीड कर रही है। अगर ये हम कर पाए तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे, और ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। दूसरी चीज कि हमने वहाँ एक दो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, अभी बस कंफर्मेशन बचा हुआ, इसलिए मैं इसको मतलब डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। बट एक दो तीन चीजें क्लियर थी। और जब हम किसी टोपोग्राफी पे जाते हैं, कोई हम नए क्लाइमेट रेंज पे जाते हैं, तो मैंने दिल्ली सिटी से ज्योग्राफी पढ़ा है। मेरे 3 साल वो ज्योग्राफी काम नहीं आया, लेकिन मैं ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैं उसको पूरे जीवन भर अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब वो जब मैं एवरेस्ट की चोटी पे था, तब मुझे लग रहा था कि अरे मैं रिच पे बैठा हुआ हूँ, तब मुझे रिच समझ में आया, क्लाइमेट समझ में आया, स्टॉर्म समझ में आया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मुझे समझ में आया कि वहाँ के एल्टीट्यूड और वहाँ के एल्टीट्यूड में जमीन ज्योग्राफिकल आसमान का। कंडीशन जमीन आसमान का अंतर है। तो ये सब मतलब जो कठिनाइयां आई, लेकिन एक अच्छी चीज ये थी, अनुभव। अगर आपका अनुभव बहुत अच्छा है ना, तो जितनी भी आगे की माउंटेनियरिंग है वो थोड़े इजी हो कहते जाते हैं अनुभव हैं। सबसे बड़ा शिक्षक होता है। मैं तो अनुभव को मानता हूँ। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि डीयू से आपने ज्योग्राफी काम आई, आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया? ग्रेजुएशन की भी एक स्टोरी है। एक्चुअली मेरे करियर में जब मैं आया था, तब तक तो मेरा पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स फील्ड में जाते हो और प्रोफेशनली स्पोर्ट्स को आप एक्वायर करते हो, तो एक बात बहुत क्लियर रहती है, या तो आपको स्पोर्ट्स देखना होगा या तो पढ़ाई। पढ़ाई देखनी अब होगी। डीयू में दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। मैं किसी तरीके से ले दे के 5th सेमेस्टर तक खींच लिया, और मैंने अपने स्पोर्ट्स को भी मेंटेन किया, पढ़ाई को भी। लेकिन जब मुझे एवरेस्ट जाना था, मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। ये किस टाइम की? ये बात है 6th सेमेस्टर का एग्जाम था 2015 में। मतलब मैं 2015 में ग्रेजुएट हो जाता, मैं छोड़ दिया। और जब मैं छोड़ा तो उसके दो पर्सनल रीजन थे। एक तो एवरेस्ट, और दूसरा कि मैं अगर इस कॉलेज से डिग्री लेके चला गया तो मैं एक्स स्टूडेंट हो जाऊंगा, तो एडवेंचर क्लब नहीं खुलेगा, जो मैं चैलेंज किया था। तो आज तक मैं डिग्री लेने नहीं गया हूँ। मैं एग्जाम को वापस एवरेस्ट कंप्लीट करने के बाद मैं वापस कम बैक किया, ग्रेजुएशन दिया, लेकिन डिग्री मैं वहीं छोड़ कर आया हूँ। मैं बोला कि ये कागज का टुकड़ा मैं उसी दिन ले जाऊंगा जिस दिन एडवेंचर क्लब में मेरा नाम रहेगा, देन फिर मैं कम बैक करूंगा। एडवेंचर क्लब खुल चुका है किरोड़ीमल कॉलेज में ये कि नहीं? बहुत अच्छी चीज आपने कहा कि 2015-16 में जब मैं एकदम पीक पे था पूरे नेशनल लेवल पे, तब जब कॉलेज में भी बार बार न्यूज आते थे, अचीवमेंट्स में काउंट होते थे, नेक की टीम आती थी यूनिवर्सिटी की, कई बार मेरे भी अचीवमेंट को ऐड किया जाता था। तो सितंबर 2016 में 10-15 साल पहले एक एडवेंचर क्लब ऑन पेपर स्टेब्लिश था, वापस वो चीज को रीएक्टिवेट किया गया, और अब किरोड़ीमल कॉलेज में एडवेंचर क्लब चल रहा है। चल रहा है। और ये मेरा एक वन ऑफ द मतलब बेस्ट अचीवमेंट रहा मेरे लाइफ का। कोई भी खेल होता है, अब जैसे क्रिकेट नॉर्मली खेलें तो बैट बॉल और ईंटों के विकेट बना लिए चल जाता है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली लेवल पे जाते हैं तो उसमें लाखों करोड़ों का खर्चा करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जो माउंटेनियर होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, उसमें भी बहुत खर्चा आता होगा। आपने उन खर्चों को, मैं स्टार्टिंग से पूछना चाहूँगा, आप एवरेस्ट चढ़ लिया उसके बाद नहीं, जब आपने स्टार्टिंग से सोचा, आपके दिमाग में आया, तब किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप शुरू किया और कैसे आपने माउंट एवरेस्ट फाइनेंशियली किस तरीके से आपने किया वो? सबसे पहले जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था 2012-13 में, तो मैं एक बात बहुत क्लियर था कि मेरे घर से शायद पैसा ना मिले, तो मैं अपने स्कॉलरशिप, अपने सेविंग्स को मैं मतलब यूज़ करता था, बचाता था। और स्टार्टिंग में तब वाइल्ड क्राफ्ट एक नई नई कंपनी स्टेब्लिश हुई हाँ। थी, डेकाथलॉन आया हुआ था। तो ये आज मैं वाइल्ड क्राफ्ट का पहना, मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट टाइम जब जब तक है जान मूवी में अनुष्का शर्मा एक बैग लेके आई हुई थी, हाँ वो हाँ। बैग का प्रमोशन हो रहा था, हाइकिंग तो बैग। नॉर्थ कैंपस में ही हो रहा था।
तो मैं अनुष्का शर्मा से सिर्फ साइन कराने के लिए कि वो बैग एटलीस्ट बैग मिल खरीद जाएगा, तो बैग खरीदने के चक्कर में मैंने जितने सेविंग्स थे बैग पे लगा दिया। और वो बैग आज तक मैं मेमोरी के रूप में रखा हुआ हूँ। मेरे लाइफ का पहला मतलब इक्विपमेंट था जिसे मैं परचेस किया था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मैं धीरे धीरे एक एक कैरेबैनर, कभी पेन, ट्रैकिंग पेन खरीदता था, तो कभी मैं दस्ताने खरीदता था अच्छे अच्छे का, तो ये करते करते 2-3 साल लग गए। और 2-3 साल में धीरे धीरे जब माउंटेनियरिंग बढ़ने लगा तो स्ट्रगल का जो फेस था ना उसको बहुत अच्छे से झेला। लेकिन जब मैं एवरेस्ट, बीच बीच में रोकूंगा, शॉर्टकट की ना जगह जो आपने स्ट्रगल किया वो अगर आप विस्तार से बता पाएं थोड़ा। देखिए, एक होता है ना कि मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, हाँ। लेकिन मेहनत भी सही डायरेक्शन में होना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे एवरेस्ट की चोटी पे जाना है, काफी हाइट है, हम्म। तो छोटे छोटे चोटियां मैं पहले चढ़ूंगा, छोटे छोटे ट्रेनिंग में पहले लूंगा, पहले मैं एक नेक्स्ट स्टेप के लिए तो एलिजिबल हो जाऊं। तो इतना था शॉर्टकट। तो मैं आजकल तो जैसे कल्चर हो गया कि 2-3 कोर्स किए और लोग एवरेस्ट के पीछे स्पॉन्सरशिप मिला और एवरेस्ट के पीछे भाग गए। लेकिन एक्चुअल क्लाइंबिंग क्या होता है, एक्चुअल प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग क्या होता है, आप उसको जिए हो, उसको देखे हो, कि आप अपने अनुभव को शेयर कर सको कि ये रोप फिक्सिंग कैसे होता है, बाकी चीजें कैसे होती हैं। तो ये 2013 और 14 की मेरी जो ईयर की जर्नी थी, मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कॉलेज में था, यहाँ से जब मैं स्टेप लिया तो जब फर्स्ट टाइम स्पॉन्सरशिप प्रपोजल तो हिंदी में लिखता था, बॉक्स स्केल से खींचता था, कई बार मैं उसको टाइपराइटर के पास जाके बोलता था इसको टाइप कर देना भाई, 2-3 पेज का स्पॉन्सरशिप प्रपोजल रहता था, कॉस्टिंग निकाल देता था। तो कई बार कंपनी वाले देखते थे यार तुम मांग भी रहे हो तो 10,000, 12,000, 15,000, क्या कुछ बड़ा मांगो, मैं सब ईमानदारी से मांग रहा हूँ, इतनी की ही जरूरत है, एक बैग खरीदना या तो बैग खरीद के दे दो। करते 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 फिर धीरे धीरे जब बाद में समझ में आया कि पीआर पे भी खर्च होता है, ट्रेवलिंग पे भी खर्च होता है, फिर उसके बाद जब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के छोटे छोटे कोर्सेज होते थे कहीं कहीं पर, तो मैं सेमिनार अटेंड करने लगा, फिर थोड़ा सा प्रोफेशनल नॉलेज आना शुरू हुआ। जब प्रोफेशनल नॉलेज आना शुरू हुआ तो मैंने उन पूरी चीज़ों को अपने कैरियर में मैं डायरेक्शन देना शुरू किया। और 1-2 साल के बाद फिर उसके बाद फिर छोटे छोटे क्लाइंबिंग से फिर मैं इंटरनेशनल क्लाइंबिंग, जब कैरियर का जब मेरी शुरुआत थी, यानी कि जनवरी 2015, ये मैं माउंट किलिमंजारो 7 समिट का पहला एक्सपीडिशन, जो मेरा इंटरनेशनल कैरियर का पहला एक्सपीडिशन था, तब मैं उसको प्रोफेशनल माउंटेनियर के रूप में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया था। एक अच्छा पे भी मिला था, उस पे स्पॉन्सर्स भी अच्छे मिले थे। और पहली बार ऐसा रहा था कि एक स्ट्रगल, कभी स्ट्रगल के लिए जूते नहीं हुआ करते थे, तब मेरे पास जूते बहुत अच्छे थे। कभी मैं सोचा नहीं था कि ट्रेन के विदाउट टिकट जर्नी से मैं बिजनेस क्लास फ्लाइट में एमिरेट्स में बैठूंगा। तो एक बार जब लाइफ चेंज होती है ना, तो कम्प्लीटली चेंज होती है। आपने अभी पे की बात की। माउंट एवरेस्ट जब आपने 2018 में चढ़ा के नीचे आए होंगे उसके बाद तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई होगी। उसके बाद कुछ पैसे वैसे मिलना शुरू हुए? ये मैं इसको नॉर्मली क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जो माउंटेनियर होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, उनकी कमाई किस तरीके से होती है और कितने होती है? एक तो क्लाइंबिंग की वजह से भी होती है, यानी कि जब हम किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो एंडोर्समेंट मिलते हैं, तो स्पॉन्सरशिप एक अलग कॉन्सेप्ट है जो सभी स्पोर्ट्स में लागू होता है हाँ। आजकल। मतलब माउंटेनियरिंग में माउंटेन ड्यू, डेकाथलन, वाइल्ड क्राफ्ट, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, इवन रेड स्पोर्ट्स बुल, वियर वगैरह तो वाली? हाँ स्पोर्ट्स वेयर, और जो खाने पीने की भी हैं वो सब हाँ। स्पॉन्सर करते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने प्रोफेशन को लोगों तक डिलीवर कैसे करते हो। तो मैं स्पीच देना शुरू किया, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कई कॉलेज जाता था, मैं ट्रेन करता था लोगों को। और मैं खुद का एक स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में 2016 में कंपनी रजिस्टर्ड किया, और अपने नाम को, माउंटेन मैन को, मैंने एज अ मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर्ड करने के बाद मैं एक अपनी कंपनी, अपनी इंटाइटी तैयार किया। और एज ए एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में मैं लोगों को डिलीवर कर, मैं जो सीखा हूँ उसको मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ बेसिक लेवल पे, इंट्रोडक्टरी लेवल पे, कि आप लोग मोटिवेट हों, इन्वॉल्व हों, और एक फील करें उसका एक छोटा सा ट्रेलर। और मैं छत्तीसगढ़ के लगभग 10,000 बच्चों को मैं सिखा दिया, और उनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर जसपुर तक जो निकले। तो एक प्रकार से छोटा मोटे अमाउंट में फंड भी आना शुरू हो गए। एक ऐसा भी समय था कि कभी मकान मालिक को किराया देने के लिए रायपुर में मेरे पास पैसे नहीं थे, और एक ऐसा भी समय आया कि मैं 1 घंटे के 4 लाख रुपए चार्ज भी किया हूँ। ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं इस मीडिया पे कह रहा हूँ। आप अभी ऑफ कैमरा कुछ लद्दाख की कहानी सुना रहे थे, कुछ दर्शकों से हमारे साथ साझा करिए। लद्दाख मेरे लाइफ का मतलब सबसे बेस्ट प्लेस है। अगर जैसे लोग कश्मीर के लिए बोलते हैं कि जन्नत है, मैं लद्दाख के लिए बोलता हूँ। और उस जन्नत को मैंने अपने स्ट्रगल टाइम पे मैं जिया है। और 6 महीने में कॉलेज छोड़कर गया था माउंटेनियरिंग के लिए। आफ्टर मतलब मेरा एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स हुआ था, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और मुझे वहाँ एक एक दो दो माउंटेन क्लाइंब करके मतलब अपने आप को स्टेब्लिश करूँ एक प्रोफेशनल माउंटेनियर के रूप में। तो मैं वहाँ काम किया हूँ, मैं वहाँ फ्रीलांसर काम किया हूँ, रहा हूँ, देखा हूँ। कई बार ऐसा रहा
कि वहाँ पर रहने के लिए भी ठिकाने नहीं रहते थे। तो जो कंपनी दिल्ली से या जो गुड़गांव की कंपनी जो एक्सपीडिशन के आती थी या कोई फॉरेन की ट्रिप आती थी, तो उनको कहता था भाई तुम लोग अपने वेयर हाउस में रहने के लिए, सोने के लिए जगह दे देना। या नदी किनारे अपना टेंट लगाता था, उस पर मैं सोता था। जब मेरे को टीम बुलाती थी तो दो दो चार पाँच 10 दिन की खाना रहते थे, और मैं उतने में काम चलाता था। तो 6 महीने की जो जर्नी थी, वो स्ट्रगल भी था लेकिन बहुत अच्छा स्ट्रगल था। कल जो आप एक पीजी वाली कहानी बता रहे थे, पीजी वाली आंटी जो थी, वो अगर बताना चाहें तो। देखिए, देखिए सर, राहुल जी, मैं एक बात कहूँगा, आप शॉर्टकट मत लीजिए, विस्तार से बताइए। जो भी आपके स्ट्रगल है, आपने कैसे किया क्या, वो विस्तार से बताइए आप। देखिए मिरेकल ना, मैं 2014 में पहली बार मैं मिरेकल फील किया। और ये कैसे हुआ मेरी लाइफ में, मैं उसको बताता हूँ। आप जब नास्तिक इंसान हो ना, और आप नहीं मानते पूजा पाठ धर्म कर्म, किसी चीज को नहीं मानते, आपको पता है कि भैया आप अपने में कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जब ऊपर वाला जब आपको दुनिया दिखाता है ना, तो वो 360 डिग्री पे अलग ही। दिखाता है। और ये बात मुझे तब समझ में आई जब मेरे साथ वो मिरेकल्स होने शुरू हुए। मैं लद्दाख में गया था, स्ट्रगल का टाइम था, शांति स्तूपा में अक्सर मैं जाया करता था। तो मेरे को वहाँ एक व्यक्ति विशेष मिले थे, और वो मुझे सपोर्ट करते थे, गाइड करते थे। दोस्ती होगी, कहीं फ़ोन नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ। और मैं उनका नाम भी सच बताऊँ तो मैं भूल चुका हूँ। अब ये भूलने वाली स्टोरी, देखिए मेरा मेमोरी शार्प है, लेकिन मैं नाम कैसे भूला उसका भी बस एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। 6 महीने जब मैं रहा तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और मुझे वो कर्म के आधार पे, यानी भगवत गीता के कर्म के आधार पे बताते थे। और ये सब स्टोरी भगवत गीता के साथ, और लद्दाखी आदमी भगवत गीता पढ़ा रहा बता रहा है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि हम तो बचपन अपने घर में सुनते थे देखते थे। 6 महीने के बाद जब मेरा लद्दाख से वापस आने का समय हुआ, तो मैं शांति स्तूपा गया था। वहाँ उस दिन मौसम खराब था, शाम को मैं ऑनर करने के लिए मैगी बना के ले गया था टिफिन में, जो मैं कुकिंग करता था। और खत होता है जो हिमाचली कल्चर या लद्दाखी कल्चर में, एक खत पहनाते हैं। तो जब मैं उनको लेकर गया था मैं ग्रीट करने के लिए कि कल मैं निकलूंगा तो आज मैं आपको थैंक यू बोलने आया हूँ, पता नहीं जीवन में फिर दोबारा कब मिले मौका मिले ना मिले। मौका मिले ना। और वो अधेड़ उम्र के बूढ़े व्यक्ति थे, तो मेरे को ये रियलाइजेशन था कि उन्होंने बहुत मदद किया है, तो मैं उनको कुछ अपने साइड से मैं यही दे सकता हूँ। जब मैं गया तो मैं 2-3 घंटा वेट किया, तो लामा जी आए। वो बार बार मेरे को देखते, वो हंसे, और मैं वहां पर बैठ कर वेट करूँ। तो जैसे जैसे लोग आए जाएं और चले जाएं, क्योंकि तूफान आना की स्थिति हो गई थी। ये बात है 5 सितंबर 2014 की। ये सिचुएशन जब क्रिएट होना शुरू हो गया था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। तो मैं फिर लास्ट में लामा जी को बोला कि लामा जी यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं। बोले कौन व्यक्ति? जैसे ही मैं उनका नाम लिया, मेरा नाम उस दिन के बाद से आज तक वाइप आउट हो गया है। सिर्फ मैं चीज़ों को मेमोराइज कर सकता हूँ, नाम अब। नाम मेरे को रिकॉल नहीं होता। ना मैं लिख सकता हूँ ना बोल सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। लेकिन वो चेहरा भी मुझे याद है, सिर्फ उतना ही जितना धुंधला हो चुका है मेरे मेमोरी, सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज को मैं। फिर मैं जब मैं लामा जी को बोला कि वो वहाँ बैठते थे, तो लामा जी ने बड़ा अच्छा बात कहा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल गुरु थे। उन्होंने कहा ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं, तुम अपने आप से बात करते थे। ये तो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला कुछ, वो जो गांधी जी यस, वाला। ये फिल्मों को देखने के बाद समझ में आए। लेकिन मैं आज मैं ये कह रहा हूँ, ये बिलीव करने में मुझे 6 साल लग गए, क्योंकि ऐसे कई बार ऐसे हादसे हुए हैं मेरे साथ, जब पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी मुझे इम्पैक्ट की है, मेरे करियर को इम्पैक्ट की है। मैं देखा हूँ, फील किया हूँ कि कोई तो है जो इस दुनिया को चलाता है। और यही वजह है कि कहते हैं ना कि अंत में अपना ग्रह काटने के लिए जाना होता है। मैं अपने जीवन से पहले ही, मतलब अचीवमेंट अपनी जगह पर है, करियर अपनी जगह पर है, पर मैं वो गंगा जरूर जाता था। और बार बार मैं ऋषिकेश जाता था सिर्फ खोजने के लिए कि क्या बात सच है कि नहीं है। और कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, मुझे ये फील हुआ कि हाँ कुछ है। और उस दिन के बाद से मैं स्पिरिचुअलिटी में घुस गया, और मुझे लगा कि जीवन में अगर स्पिरिचुअलिटी आपके साथ है ना, और आप एनर्जीज को समझते हो, तो आप जीवन में सब कुछ कर सकते हो। अब वापस चलते हैं एवरेस्ट की तरफ। शायद ही कोई होगा जो एक या पहली कोशिश में एवरेस्ट चढ़ जाए। आपने भी, आई थिंक मैं गलत नहीं तो 2 से 3 बार प्रयास किया, उसके बाद सफलता मिली। वो जो 2-3 जो आपके प्रयास थे, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो क्या था, कैसे, क्यों नहीं हो पाया 2-3 बार में, जिसके लिए आपको आगे बढ़ना 2018 में आना पड़ा। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था 2015 में, एवरेस्ट का फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग का एक प्रकार सा वर्ल्ड कप समझ लो। अगर कोई व्यक्ति इससे पहले के जितने एक्सपीडिशन में कभी मतलब वो अनसक्सेस ही नहीं देखा है, तो उसे पहली बार जब एवरेस्ट एक्सपीडिशन जब कैंसिल होगा तो कैसा लगेगा। अब 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तब हम लोग चाइना साइड से एवरेस्ट क्लाइम कर रहे थे, यानी कि मतलब नॉर्थ पोल साइड से जब हम क्लाइम कर रहे थे, तो 6,800 मीटर की क्लाइंबिंग के बाद नेपाल में अर्थक्वेक आया था। मुझे वो डेट याद है, लगभग 24 या 25 अप्रैल के बाद होगा हम्म। 2015 का।
और हम लोग किसी तरीके से बच गए, सर्वाइव किए। और हम लोग कुछ दिन के बाद हमको समझ में आया कि अर्थक्वेक इतना बड़ा इम्पैक्ट कर गया है, क्योंकि पूरे कम्युनिकेशन हमारे जीरो हो गए थे। और हम जब वहां से वापस आए तो मेरे घर वाले बोले कि एक्ट ऑफ गॉड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होता है। ठीक है, होता है, इट्स हैपन। 2016 में मैं फिर से वापस प्रिपरेशन किया। 2016 में गवर्नमेंट ने मुझे फिर से सपोर्ट किया, उसी लेवल पे, उसी जिल के साथ, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। इधर फिर तब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी भी प्रमोट करना शुरू कर दी थी। 2016 में जब मैं गया था तो मैं, मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, फिटनेस भी बहुत अच्छी थी। 2016 में एवरेस्ट की चोटी अगर ये है तो 8,300 मीटर की हाइट पे 49 दिन की क्लाइंबिंग करने के बाद सिर्फ 6 घंटा अगर और चल लेता, लमसम 6 से 8 घंटा, तो मैं एवरेस्ट सबमिट कर लेता, क्योंकि फाइनल अटेम्प्ट के लिए था और एक लंबा चलना था। तो मैं 8,300 मीटर पे मुझे जो हेल्थ का इशू हुआ और ये बाई डिफॉल्ट एक्सपीडिशन जब फेल हुआ, तो मेरे अंदर से पहली बार डर महसूस हुआ, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक्सीडेंट बहुत देखे हैं माउंटेनियरिंग में, लेकिन पहली बार खुद के साथ हुआ और इस लेवल पे हुआ। क्या हुआ था अगर आप बताना चाहें? स्नो ब्लाइंडनेस हो गया था मुझे, क्योंकि ये क्रैक था मेरा, जो चश्मा चश्मा। होता है गूगल्स, वो क्रैक था और यहाँ से हवा घुस रहा था और तूफान चल रहा था, तो बचा नहीं पाया। और जब आपका जो हुड होता है तो हुड का यहाँ पर जो टैप होता है वो टूट गया था, इसकी वजह से ये फ्रोज बाइट हो गया था ऑक्सीजन सिलेंडर की इस साइड पे। तो ये दोनों चीजें काफी इरिटेट कर रही थी चेहरे पे और काफी हिट कर रही थी, क्योंकि स्टॉर्म चल रहे थे। अब बाद में समझ में आया, उस टाइम पे मैं कॉप अप नहीं कर पाता, टीम आगे बढ़ चुकी थी। तो मेरे साथ जो शेरपा थे नेपाल के, आंग टेम्बा शेरपा, उन्होंने मुझे कहा कि राहुल, ऐसे सिचुएशन में नहीं चल पाएंगे, शायद तुम्हारे आंख में कुछ प्रॉब्लम है। जब वो जैसे ही चश्मा उतारे, पूरा आंख पूरा रेड था, जमा हुआ था, और उनको लग गया कि गया आंख। डायरेक्ट बोले वो स्नो ब्लाइंडनेस। मैं बोला मेरे को लग रहा है कि एक आंख से मैं देख पा रहा हूँ, दूसरे से नहीं देख पा रहा हूँ। तो बोले कि इतने में रिस्क मत लो, तुम रेस्ट कर लो। मैं बोला एक काम करते हैं, पहले बैठते हैं, पानी पीते हैं। पानी पी रहे थे, टीम आगे निकल चुकी थी, हम टीम को बोले आप लोग आगे बढ़िए क्लाइंब करने, मैं इनके साथ रुक रहा हूँ। बट सडनली 5 मिनट के कन्वर्सेशन के बाद मैं अपने पूरे ऑक्सीजन सिलेंडर और उनके बारे में डिस्कशन किया, और मेरी माइक्रो प्लानिंग बड़ी अच्छी रहती है। जब मैं पूरा कैलकुलेट किया तो मुझे समझ में आ चुका था कि मैं एवरेस्ट चढ़ तो जाऊंगा, अगर मैं यही जिद पाला तो मैं एवरेस्ट चढ़ चढ़ जाऊंगा। जाएंगे। वापस आने में, वापस जब मैं कैंप में सोऊंगा तो रात को ऑक्सीजन की कमी हो गया, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उस हाइट पे ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर सकता। तो मेरा कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट था। तो मैं वहां पर अब फाइनल कॉल लेना था कि मैं क्या करूं, या तो ऊपर चढ़ूं या तो ऊपर चढ़ूं या या तो, क्योंकि वापस और यहीं से ये लाइफ वापस। का सबसे बड़ा मतलब फेलियर मैं इस चीज को मानता हूँ। क्योंकि मैं घर में फोन लगाया अपने पिताजी को सैटेलाइट फोन से, मैं बोला उनको पूरी स्थिति बताया 2 मिनट में, उन्होंने एक ही चीज कहा, एवरेस्ट कहीं नहीं जाएगा, अगर तू सेफ है ना जिंदगी बची रही तो आगे भी प्रयास होते वापस रहे। फिर से करना। तो मेरे को एक एश्योरेंस मिल गया था मेरे पिताजी के द्वारा कि दोबारा मौका जरूर मिलेगा, मैं रोकूंगा नहीं तुझे, इस बार मैं भेजूंगा तुझे, बस तू वापस आ। क्योंकि उनको इनसिक्योर था अगर मैं कोई गलत स्टेप लिया तो शायद मेरी जान भी जा सकती थी। पर वहां से मैं किसी तरीके से अपने आप को सेल्फ रेस्क्यू करके मैं आया उनके तेम्बा दाई के साथ। और ये एक चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। जब मैं घर जाता हूँ तो कई दिनों तक मुझे नींद नहीं आई कि मेरा एक्सपीडिशन फेल हो गया। कई दिनों तक मैं लोगों से नहीं मिला, पागलों की तरह रहा था, मिलता नहीं था। रायपुर वाले घर पे मैं चला गया, और मैं रायपुर उसके बाद मैं शिफ्ट ही कर लिया। मैं बोला जब तक सक्सेस हाथ में नहीं आएगी ना इस लकीरों पे, तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा अपने घर। और 2016 में कॉलेज से भी मैं आ गया, इधर से भी आ गया। 16 में मैं एस्टेब्लिश हुआ रायपुर पे, और फिर मैं रायपुर का बन गया। और रायपुर से जो मैं अपनी जर्नी शुरू किया, नया तरीके से प्लानिंग शुरू किया, सब कुछ नया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में एडवेंचर स्पोर्ट्स इस लेवल पे प्रमोट हो चुका था, और भी लोग आना शुरू हो गए थे बस्तर से और अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। अब समझ में नहीं आ रहा था। 17 में मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि सरकार, आप सोचिए कि हर बार एक ही लड़के को क्यों मौका दें, क्योंकि हाँ, स्पोर्ट्समैन के साथ अक्सर होता ये है, होता कि एक दो मौके दे दिए तो अब दूसरे को दूसरे को क्यों दें, बदलते हैं। सरकार भी अपनी प्रायोरिटी में रहती है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता। मैं बोला यार मैं तो सबसे अच्छा कैलिबर मेरे पास है, मुझे मौका दीजिए, लेकिन मुझे नहीं मिला। बट इत्तेफाक देखिए, आपको बोलते हैं ना कर्मा अगर आपके अच्छे हैं ना तो चलकर आता है। मैं सफलता कई मिलेगी। दिन मैं ऋषिकेश में भी काटे हैं, वहाँ पे एडवेंचर मतलब कंपनी में काम किया हूँ। खाना के लिए तो, पानी के लिए तो काम करना ही पड़ता है। और मैं ऋषिकेश से बैठ के नदी किनारे ये सोचता था कि मेरे जीवन में कब परिवर्तन आएगा। तो मैं कई बार गंगा को मैं तैरता था, देखता था कि हे गंगा मैया, या तो मुझे डुबा दो या तो उभार दो, हुआ है। बीच की स्थिति है मत रखो। क्योंकि तैरने भी नहीं आता था और सुसाइड करने की इच्छा भी ना हो, क्योंकि इतने डरपोक तो हम है नहीं। मैं बोला इतनी बुरी स्थिति से निकाले हो, जीरो से शुरू किया, अंतिम अंतिम में क्यों रोक रहे हो। ठीक लड़ाई चल रही थी अंतरात्मा के साथ, भगवान के साथ, अगर वो है तो मेरे को मदद करें। लेकिन इत्तेफाक देखिए, शाम तक एक ऐसा मिरेकल हुआ, आपको पता है ना, मिरेकल मेरे लाइफ में बहुत हुए हैं। शाम तक ऐसा है कि सचिन तेंदुलकर के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जतिन चौधरी सर दिल्ली के हैं, उनका फोन आया कि हम आपको तालकटोरा स्टेडियम में दौड़ते हुए देखें आउटर सर्कल पे।
हम आपको ट्रेन करेंगे, आपका नेक्स्ट प्लानिंग एवरेस्ट है? यस सर, एवरेस्ट है। वो जो पहला जो फोन था ना, वो लाइफ टर्न किया। चलो अब एक फिजिकल एश्योरेंस मिल चुका है सपोर्ट का, कि हाँ कोई पीछे खड़ा कोई है पीछे खड़ा तो है। आपको फिजिकली ट्रेन दूसरा करेगा। ये था कि भाग्य जब साथ देता है तो कमबैक भी उसी हिसाब से होता है। सो कमबैक भी ऐसा हुआ कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने फ्लैग ऑफ किया। ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक था। और वो कमबैक ऐसा था कि मैं एवरेस्ट इंटरनेशनल टीम को मैं लीड किया, मैं एवरेस्ट चढ़ा, और जब वापस आया तो उसके बाद पूरा का पूरा लाइफ ही टर्न हो गया। राष्ट्रपति जी की अभी आपने बात की, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, मैं जितना जानता हूँ कि किसी वो आम इंसान के लिए फ्लैग ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसा क्या हुआ, क्या परिस्थिति बनी कि उन्होंने आपके लिए नियम बदलवा दिए और आपको फ्लैग ऑफ दिया? देखिए अचीवमेंट, अचीवमेंट की वजह से। बाकी तो कुछ चीज़ें आज से 10 साल बाद जब किताबों में लिखी जाएगी तो ही अच्छी रहेगी, तो कुछ चीज़ों को तो मैं बोलता हूँ कि अवॉइड करिए। लेकिन हाँ इतना है, अगर आपका अचीवमेंट अच्छे हैं और आपकी गवर्नमेंट अगर आपको सपोर्ट करती है, उस टाइप की गवर्नमेंट मुझे काफ़ी सपोर्ट की, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। 2018 की बात है। 2018 अगर थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्या था प्रोसेस। प्रोसेस यही था कि पहली बार ऐसा रहा कि छत्तीसगढ़ नहीं, अब तो इंडिया की बात थी, तो फ्लैग ऑफ के लिए मैं बोला कि कौन कर सकते हैं। मेरी टीम, अब क्योंकि अब पीछे बैकएंड टीम बहुत स्ट्रांग थी, और मेरे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमल भान जी मुझे मदद करते थे, पापा के बड़े अच्छे दोस्त हैं। दिल्ली में मैं कई बार स्ट्रगल के टाइम पे उनके यहाँ भी रहा, तो वो अपने बेटे की तरह मानते थे। अब मुझे नहीं पता था कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इतना पावर होता है, तो उन्होंने कम्युनिकेट किया राष्ट्रपति जी से। राष्ट्रपति जी को बोले कि हमारे क्षेत्र का लड़का है और फ्लैग ऑफ चाहता है। अब उनके लिए भी नया था, हम्म। नए नए राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने अपने टीम के साथ एसोसिएट किया, और उनको लगा कि नहीं, प्रोटोकॉल खेल टीम को के साथ। प्रमोट करने के लिए अगर थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल में चेंजेस किया जा सकता है, करो। और ये बहुत अच्छा गेस्चर था, क्योंकि ये न्यू इंडिया है, और न्यू इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसे हुए जो खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ चेंज हुए हैं। और ये मेरे लिए नहीं, मेरे बाद कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ कि पीएमओ में और राष्ट्रपति भवन में खिलाड़ियों को बुला के ऑनर करना, उनसे मिलना, उनके स्पोर्ट्स के बारे में जानना। अभी जैसे पेरिस ओलंपिक में जब कुछ लोग आए, देखे, समझे, तो काफी मतलब ऑनर किया गया। और खिलाड़ी को क्या चाहिए, अचीवमेंट लेके सम्मान, आता है तो सम्मान चाहिए सम्मान होता चाहिए है। उसको। सम्मान मिलता है कि देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर वो सम्मान देना। अब बात करें आपके साथ कि क्या हुआ रोहित, मतलब क्रिकेट के वर्ल्ड कप की मैं बात करूँ, तो मैं उस वीडियो को देख रहा था पर्सनली। उस हार्दिक पांड्या और बाकी लोगों से जब पूछ रहे थे, तो वो फील हुआ कि जब मेरे साथ भी हुआ तो इनके साथ भी हो रहा है, तो जस्ट ग्रेट प्लेजर। अच्छा, जब रामनाथ कोविंद जी ने आपको फ्लैग ऑफ दिया, उससे पहले कुछ अलग ही कहानी चल रही होगी। हाँ, जब आपको फ्लैग ऑफ दिया गया तो उसके बाद कुछ चेंज आया आपको लेके, मतलब आपकी ट्रेनिंग को लेके या फाइनेंशियली, या जिस तरीके से आपकी हेल्प हो सकती है? लाइफ टर्न तो 360 डिग्री पे हो ही चुकी थी। पैसे का दिक्कत नहीं था, टीम बैकहैंड टीम बहुत स्ट्रांग थी। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 22-23 साल के लड़के के लिए कितने लोग काम करते, अगर आप मुझसे पूछेंगे, उस टाइम पे 35 लोग काम करते थे। और आज मेरे पास 100 लोगों की वॉलंटियर टीम है, जो समय के साथ पूरी दुनिया को दिखेगी कि छत्तीसगढ़ में एक बड़े विजन को लेकर हम जिस पे काम कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल बेसिकली ये था कि राष्ट्रपति जी ने आपको फ्लैग ऑफ दिया, उसके बाद माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बीच में कई तमाम प्रोटोकॉल्स वगैरह आपको राष्ट्र सरकार की तरफ से दिए गए होंगे, वो अगर आप बताना चाहें तो। सरकार की तरफ से मुझे जो सपोर्ट मिला था, छत्तीसगढ़ सरकार का उसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि फाइनेंस उन्हीं का था, फाइनेंशियल पार्ट। एक हेलीकॉप्टर मिला हुआ था, मतलब एज अ टीम लीडर, और कई चीज़ें थी जो मुझे गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करना था, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें पहले छोटे छोटे एक्सपीडिशन पे लद्दाख में और इंडिया के अलग अलग माउंटेन पे, वर्ल्ड के अलग अलग माउंटेन पे क्लाइंब कर चुका हूँ, देखा हूँ, किया हूँ। मुझे लगा कि 22-23 साल की उम्र में ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है इंटरनेशनल टीम को लीड करने का। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपनी टीम के साथ मैनेज किया। और ये जब मैं कर रहा था, तो उसी दिन मैं डिसाइड किया था कि ये एवरेस्ट क्लाइंबिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट क्लाइंबर के लिए नहीं था, छत्तीसगढ़ के लड़के के लिए नहीं था, ये इंडिया के लिए था। और ये ऑनर की बात थी कि जिस इंडियन फ्लैग को मैं राष्ट्रपति भवन से फ्लैग ऑफ लेने के बाद जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर जब मैं उसको फहराया, वही फ्लैग अभी राष्ट्रपति भवन का शोभा दे रहा है। क्योंकि राष्ट्रपति जी ने मुझसे पूछा भी था आफ्टर क्लाइंबिंग कि ये फ्लैग तो तुम अपने घर पे भी रख सकते हो, मेरे पास क्यों? मैं बोला सर, मैं ना 6 साल है, मेरे दोस्त लोग अर्बन नक्सल बोलते थे, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग हाँ। करता हूँ, तो मुझे अर्बन नक्सल बोलते थे, DOGNU के मेरे फ्रेंड लोग। तो मैं बोला था एक दिन तुम लोग मेरा नाम ना माउंटेन मैन के नाम से जानोगे, तुम देख लो, ठीक है? तो जब मैं वापस आया था तो मैं उनको फ्लैग दिया था, मैं कहा था कि इस देश का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर आएगा, ठीक है, अगर मतलब अराउंड द वर्ल्ड, तो कभी ना कभी राष्ट्रपति भवन तो विजिट करते ही हैं, हाँ। तो सर आप इंट्रोड्यूस इसी से कराइएगा।
कि एक ट्राइबल स्टेट का लड़का जिसका नाम राहुल गुप्ता है यहाँ फ्लैग ऑफ हुआ और एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आप इसको इंट्रोड्यूस कराएगा। उनको ये प्लान बहुत अच्छा लगा और उनको ये लगा कि लड़का का विजन कितना क्लियर है और उन्होंने इस बात को मतलब एडमायर किया और फाइनली उस चीज को तुरंत ऑन द स्पॉट कहा कि इसको राष्ट्रपति भवन के सोफा के लिए रख दिया जाए। और ये मेरे लिए अवार्ड से कहीं ज्यादा बढ़कर है। सम्मान अवार्ड से भी बढ़ के होता है। माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं, दुनिया की कई चोटियां भी आप फतेह कर चुके हैं, अब अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट, अब मैं जिस एज ग्रुप में चल रहा हूँ, माउंटेन क्लाइंबिंग तो चलता रहेगा जब तक मेरा शरीर पे अभी जान है और जब तक मेरा 7 समिट यानी सातों कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पे क्लाइंब ना कर लूँ और नॉर्थ पोल और साउथ पोल एडवेंचर ग्रैंड स्लैम मेरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक तो ये चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं देखूं कि इसके अलावा जो बाकी टाइम पे मैं क्या करता हूँ, तो मैं बोला ना मेरा एक स्टार्टअप था, फाउंडेशन था और तब एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग डेवलप कर रहे थे। वो तो भारत सरकार ने इतनी चीज़ों को मतलब नए यंग जनरेशन को इतना प्रोवाइड करा था, ओला उबर जैसे निकल रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि नहीं, अगर मेरे पास सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट है तो मैं स्टेट को पूरे स्पोर्ट्स में बदलूंगा। तो जितने टेस्ट एंड ट्रायल थे वो छत्तीसगढ़ एडवेंचर क्लब मेरा एक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट था और उसके थ्रू में पूरे छत्तीसगढ़ में एडवेंचर स्पोर्ट्स में कई अपने जैसे लोगों को तैयार किया। चित्रसेन साहू, इधर नैना, उधर यासी जैन, मतलब सब फेमस माउंटेनियर अगर आप गूगल करेंगे नेशनल लेवल के सब ब्रांड है और ये सब छत्तीसगढ़ के हैं। जब ये सब चीजें एक प्लेटफॉर्म पे थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट करके, कभी इन्हीं के साथ एसोसिएट करके जब मैं इन सब चीज़ों पे वर्क किया ना, तब मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि जब मैं ये कर सकता हूँ ना तो मैं छत्तीसगढ़ में पूरे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी डेवलप कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। लेकिन अब उस लेवल के अप्रोच के लिए आपको एजुकेशन उस लेवल का चाहिए। अब मेरा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एजुकेशन काम नहीं आएगा, उसके लिए ये गूगल वाला एजुकेशन काम नहीं आएगा, प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए। तो मैं कुशाभाऊ ठाकरे में मीडिया मैनेजमेंट में एडमिशन लिया और मैं अभी फिलहाल किसी आईएम में ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि आपका उस लेवल पे अप्रोच रहेगा तब आप पॉलिसी मेकिंग की बात करोगे, तब आप ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ के डील कर पाओगे कि सर ये होगा डायरेक्शन। अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हो, खेल की बात करते हो, तो सर ऐसा है, अगर आपका जितना बजट नहीं है ना खेल मंत्रालय को, उसका 5 टाइम्स ज्यादा मैं रेवेन्यू जनरेट कर दूंगा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री डेवलप करके यहीं के लोगों के लिए और यहीं के लोगों के द्वारा। तो ये क्लियर विजन है। तो अपार्ट फ्रॉम माउंटेनियरिंग इस चीज पे मेरा वर्क चल रहा है। चलिए राहुल जी, आपके जो भी लक्ष्य हो आप उनको प्राप्त करें, आपके जो विजन है वो पूरे हों। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।